सबसे पहले जो एक तरमीम जो हमने पहले कहा है कि वो एनवायरमेंटल करीन, वो तो एक हो गई सिंपल सी। उसके बाद जो कहा गया है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट होती थी पहले जो होती थी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी होती थी, जो सीनियर मोस्ट जज होता था वो अपॉइंट हो जाता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहा। इस आईनी तरमीम के बाद अब जो होगा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। पार्लियामेंट्री जो कमेटी होगी वो टोटल 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जो कि डिफरेंट पार्टीज के जो मेंबर्स होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सेलेक्ट किए जाएंगे, और वो जाके जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे उसमें से 2/3 मेजॉरिटी जो होगी 12 में से वो सेलेक्ट करेंगे एक जज को, और उस एक जज को सेलेक्ट करने के बाद वजीर आजम को वो सेंड करेंगे उसका नेम, और वजीर आजम उसको एडवाइस करेगा जज को, सदर को, कि उसको अपॉइंट किया जाए। ये तो की गई अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के बाद उसका टेन्योर जो था वो भी चेंज कर दिया गया। पहले जो था टेन्योर 65 ईयर था। जब एक जज, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज वो चीफ जस्टिस लग जाता है तो खा वो 64 बरस का हो, उसकी 1 साल मुद्दत बाकी होती थी, और 1 साल में ही उसे जो अपने जो काम होते थे वो मुकम्मल करने होते थे, जो भी कर सकते थे, यानी कि 65 साल टोटल उम्र थी। लेकिन अब वो नहीं रहा। इस आईनी तरमीम के बाद जज की जो एज होगी, टेन्योर होगा, वो होगा 3 ईयर्स। जब वो अपॉइंटमेंट होगा, अगर फर्ज करें जो रिसेंटली 26 अक्टूबर को जो जस्टिस जाशा अफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं, अब ये नेक्स्ट 3 ईयर के लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो 3 साल इनको जो है ना चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके बाद जो अहम पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। पहले तो जो होता था कि सुप्रीम कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू करती थी। अगर पार्लियामेंट में कोई आइन साजी होती है या कोई ऑर्डिनेंस वगैरह जो जारी होते हैं, अगर वो आइन के मुनाफी हुआ करते थे तो वो जुडिशियल रिव्यू करते थे, और उसके बाद वो जो होता था कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होती थी या चेंज होती थी, जो बिल होता था वो ख़त्म भी हो सकता था, रिजेक्ट हो सकता था। अगर वो काबिल अमल होता था तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता। यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो दुनिया के अंदर कंसेप्ट था वो हमारे यहाँ भी हर मुल्क में होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते थे वो करते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि 90% जो हमारा टाइम होता था वो जज का जो जाता था वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर जाता था। 10% जो होता था वो बेचारे किसकी झगड़ा हो गया, किसी की लड़ाई हो गई, इस तरह की कोई चीज़, या कोई हाई मालियत का जो अच्छा कोई होता था, इस तरह का केस जो होता था, जो अवामी मनसूबे होते थे यानी कि अवाम की भलाई के लिए, वो केस नहीं सुने जाते थे। वो उस वक्त तक तो वो चीफ जस्टिस का टेन्योर भी एंड हो जाता था, वो 65 ईयर्स का। वो फिर नया चीफ जस्टिस आता था, वो फिर से रजिस्ट्रार को कहता था कि ऐसे ऐसे केस लगाने हैं, ऐसे नहीं लगाने, तो मर्जी हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होंगे वो जुडिशियल रिव्यू वो करेंगी, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अवामी जो केस होते हैं, जो अवाम के दरमियान या अवामी फलाही जो होंगे वो काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिमिनेशन ऑफ रिबा। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि सूद को जो है ना जनवरी 2028 से पहले पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है, ये ऐसे कई बार चेंजेस होते रही हैं, नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा हो जाएगा। खैर, अमेंडमेंट हो गई। जो नेक्स्ट जो इसका है, जो एनुअल इवैल्यूएशन होगी हाई कोर्ट के जजेस की, वो की जाएगी। यानी कि हर साल जो जुडिशियल कमीशन होगा वो हाई कोर्ट के जो है ना जजेस की इवैल्यूएशन करेगा कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। हर 3 साल के बाद हर जज का जो है वो पूरा डेटा जाएगा, जी देखें इसने ये काम किए हैं और ये काम जो है ना इनके इख्तलाफ में है या अच्छे नहीं हैं, तो उसको अगर उस अप्रूव नहीं कर रहा, अगर वो अपनी बेहतरी की जानिब नहीं जा रहा, तो उसको मजीद 6 माह का टाइम दिया जाएगा। अदरवाइज उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो ख़त्म कर दी जाएगी, जैसा कि पहले होता था। अब जो इसके अंदर जो और चेंज की गई है वो एज की है। हाई कोर्ट के जज होते थे पहले जो होते थे वो 45 ईयर्स का जो होता था, और उसका एक्सपीरियंस कोई 10 to 15 ईयर जो होता था हाई कोर्ट का, या एज अ वकालत वो हुआ करता था, वो जो होगा। और पाकिस्तान का जो सिटीजन होगा वो हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता था। लेकिन अब वो नहीं रहा। अब जो होगा वो 40 ईयर का होगा, 5 साल यानी कि डेट कम कर दी गई है। अब उसके बाद जुडिशियल कमीशन को रिस्ट्रक्चर किया गया। पहले जो होता था जुडिशरी खुद जो है ना नेम सेलेक्ट क्या करती थी। जुडिशरी के अंदर कोई दूसरा पार्लियामेंट्री या सेनेटर या
गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट होती थी वो कम होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब जो होगा वो जो जुडिशल कमीशन होगा वो कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक 3 सीनियर मोस्ट जजेस, एक प्रिजाइडिंग जज, एक फेडरल लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल और एक नॉमिनी ऑफ द बार काउंसिल जो होगा पाकिस्तान बार काउंसिल का, 4 पार्लियामेंटेरियन होंगे और एक जो होगा वो कोटा में से होगा, जो जिस तरह से मिनॉरिटी कोटा में से कौमी असम्बली और सेनेट में से, जो इस तरह से जो मेंबरशिप हो गई, ताकि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे जाके सेलेक्ट करें जज को और उनकी सिलेक्शन के बाद ही वो जज नॉमिनी हो, वो जज अपॉइंट हो। और इसके बाद जो फेडरल शरीयत कोर्ट होती थी वो पहले जो फैसला दिया करती थी अगर वो आइन के मुनाफी होता था तो वो रोक दिया करती थी। अब जो कहा गया है कि अगर फेडरल शरीयत कोर्ट कह देती है कि जो है ना एक केस है जो इस्लाम के मुनाफी है, इस्लामी उसूलों के मुनाफी है, तो वो उसको हम चैलेंज तो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर चैलेंज करते हैं, अगर 12 माह तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता तो वो फिर कभी चेंज नहीं हो सकेगा। तो ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 12 माह तक उसके अंदर जो पिटिशन फाइल हुआ है उसके ऊपर उसकी हेयरिंग करे और उसको जो है ना वर्डिक्ट उसका जो है वो इशू करे। लास्ट में जो एक चेंज की गई है वो बड़ी चेंज है जिसके बारे में गवर्नमेंट के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक खिलबली मची हुई है कि जो CEC है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, अगर उसकी जो मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाती है, जब वो रिटायर्ड हो रहा हो, अगर उसका जो सक्सेसर है वो अपॉइंट नहीं हुआ तो तब तक के लिए जो है ना वो ही बैठा रहेगा, चाहे 1 साल के लिए चाहे 2 साल के लिए, जहाँ मुद्दत नहीं लिखी गई। तो ये तो हो गया, ये हमारी जो मेरे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन पॉइंट्स है जो अमेंड किए गए उनकी डिटेल है।